हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय के प्रजापति चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो थर्ड चैप्टर है उसके आगे के जो टॉपिक हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। इससे पहले हम पावर एम्पलीफायर, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर ये कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो वीडियो लिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी बाय के प्रजापति चैनल को ज्वाइन करें। आपको वहाँ सारी पीडीएफ सारे सब्जेक्ट की मिलेंगी। ठीक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हीट सिंक का महत्व हम आज जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। चलिए बिना देरी की ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चूँकि पावर ट्रांजिस्टर में उच्च धाराएं प्रभावित होती हैं, अतः प्रचलन के समय गर्म हो जाता है। चूँकि ताप बढ़ने से ट्रांजिस्टर में थर्मल रनअवे हो सकता है। ठीक है। अतः यह आवश्यक है कि सीमित रखने हेतु ट्रांजिस्टर में उत्पन्न ऊष्मा को इसे सीमित रखने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए। अतः यह आवश्यक है कि सीमित रखने हेतु ट्रांजिस्टर में उत्पन्न ऊष्मा को बाहरी वातावरण में विसर्जित कर देना। ठीक है। यदि ट्रांजिस्टर में उत्पन्न हो रही ऊष्मा को तेजी से हटाया जा सके या बाहरी वातावरण में संचरित किया जा सके तो हमें ट्रांजिस्टर की पावर रेटिंग को बढ़ा सकते हैं। इस कार्य को हीट सिंक द्वारा किया जा सके तो हमें ट्रांजिस्टर की पावर रेटिंग को बढ़ा सकते हैं। इस कार्य को हीट द्वारा किया जा सकता है। हीट का कार्य ऊष्मा तथा सिंक का मतलब सोखना, अर्थात हीट सिंक पावर ट्रांजिस्टर में पैदा हो रही ऊष्मा को तेजी से सोख लेती है। ठीक है। सामान्यतः ट्रांजिस्टर को एक धातु की शीट पर फिक्स कर दिया जाता है जिससे कि आंतरिक ऊष्मा धातु की शीट को ट्रांसफ़र हो जाती है। धातु की शीट जिसके माध्यम से पावर ट्रांजिस्टर की अतिरिक्त ऊष्मा को बाहरी वातावरण में संचरित किया जाता है, हीट सिंक कहलाती है। देखिए, जो धातु की शीट जिसके माध्यम से पावर ट्रांजिस्टर की अतिरिक्त ऊष्मा को बाहरी वातावरण में संचरित किया जाए वह हीट सिंक कहलाती है। हीट सिंक का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। इसका जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है। ये हीट सिंक की व्यवस्थाएं हैं जो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हीट सिंक लगती है। ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पुश पुल प्रवर्धक या पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर क्लास बी प्रचलन में ट्रांजिस्टर केवल सिग्नल के अर्ध चक्र में ही चालन करता है। जो हमने क्लास बी एम्पलीफायर पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया कि जो ट्रांजिस्टर केवल सिग्नल के अर्ध चक्र में चालन करता है, अतः पूर्ण चक्र में आउटपुट प्राप्त करने के लिए दो ट्रांजिस्टरों का प्रयोग आवश्यक है जो विपरीत चक्र में चालन करते हैं ताकि उन्हें प्रचलन में संयुक्त करके आउटपुट सिग्नल का पूर्ण चक्र प्राप्त किया जा सके। ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, दो हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके हम पूर्ण चक्र प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि परिपथ का एक भाग प्रथम यानी कि अर्ध चक्र में सिग्नल को उच्च की ओर खींचता है तथा दूसरा अर्ध चक्र में परिपथ का दूसरा भाग सिग्नल को न्यून या कम की ओर धक्का देता है। इसलिए परिपथ को पुश पुल परिपथ का नाम दिया गया। ठीक, पुश पुल दिया गया। इसका ब्लॉक डायग्राम चित्र में दिखाया गया है। इसमें एसी इनपुट देने पर प्रत्येक अर्ध चक्र में
प्रत्येक अर्ध चक्र में क्या होता है, बारी बारी से परिपथ के दोनों ट्रांजिस्टर अपना कार्य करते हैं तथा लोड को पूरे चक्र के लिए आउटपुट प्राप्त होती है। ठीक, पावर ट्रांजिस्टर लोड को वांछित शक्ति प्रदान करते हैं तथा क्लास वी प्रचलन के कारण परिपथ की दक्षता भी बहुत अच्छी प्राप्त होती है। ठीक है, तो परिपथ क्या होते हैं, इस चित्र में दो हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर को पुश-पुल प्रचालन के लिए जोड़ा गया है। जो चित्र में हम दिखाएंगे अभी चित्र में हमने दो एनपीएन ट्रांजिस्टर को पुश-पुल प्रचलन के लिए जोड़ा गया। चूँकि दोनों ट्रांजिस्टर को अलग अलग अर्धचालकों में प्रयुक्त करना है, इसलिए यह आवश्यक है कि दोनों ट्रांजिस्टर की बेस पर विपरीत ध्रुवीयता वाले सिग्नल प्रयुक्त होने चाहिए, परंतु निवेश संकेत तो केवल एक होता है। जो निवेश संकेत होगा वो एक होगा। इसके दोनों विपरीत ध्रुवीयता वाले सिग्नलों में बदलना आवश्यक होता है। यही केंद्र टैपवृत्त यहाँ पर पता है क्या, केंद्र टैपवृत्त ट्रांसफार्मर या सेंट्रल टैप्ड ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये जो डायग्राम है यहाँ दिखाया गया है, ये पुश-पुल परिपथ का ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ देखिए 1/2 सर्किट। ठीक, तो ये 1/2 सर्किट जो आपको दिखाए गए हैं, यहाँ पर हमने इनपुट दी, ये आधे चक्र के लिए और ये आधे चक्र के लिए कार्य करता है। ठीक है, देखिए अब पुश-पुल एम्पलीफायर में ये हमारा जो डायग्राम दिया है, ये हमारा सेंट्रल टाइप ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर देखिए R1 R2 और प्लस VCC दी गई है। ठीक, यहाँ पर ये NPN दो ट्रांजिस्टर दिए हैं, NPN। ठीक है, तो ये Q1 और Q2 इन दोनों के एमीटर को ग्राउंड कर दिया गया है। ठीक, इसके कलेक्टर को हमने ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया गया है। ठीक, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसका प्रयोग करके हमने आउटपुट लाउड स्पीकर पे दी गई है। ठीक, इनके दोनों के कलेक्टर को हमने यहाँ पर सेंटर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के दोनों तरफ ज्वाइंट किया गया। फिर ये देखिए वाइसिंग नेटवर्क लगाया गया है R1 R2 प्लस VCC देने के बाद इसे यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पर दिया गया। ठीक, तो ये हमारा पुश-पुल एम्पलीफायर का डायग्राम है। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इस डायग्राम को एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो जाएं। ठीक है, देखिए आगे इसमें देखिए क्या है, इस प्रकार इस परिपथ को 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 कला विभाजक निवेश परिणामित्र यानी कि फेज शिफ्टिंग इनपुट ट्रांसफार्मर। नंबर 2 पुश-पुल परिपथ पुश-पुल सर्किट। नंबर 3 पुश-पुल निर्गत परिणामित्र पुश-पुल आउटपुट ट्रांसफार्मर भार यानी कि लोड। ये 4 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक, अब देखिए कार्यविधि कैसे है। कार्य प्रणाली, प्रथम अर्धचक्र में Q1 ट्रांजिस्टर जो है Q1 का बेस धनात्मक होने के कारण उसमें चालन होता है, किंतु Q2 बेस ऋणात्मक होने के कारण वह कट ऑफ में रहता है। ठीक है, यदि Q1 क्या होता है, धनात्मक होता है, Q1 धनात्मक होने के कारण वह चालन में हो जाता है और Q2 ऋणात्मक होने के कारण कट ऑफ में रहता है। इसलिए Q1 को कलेक्टर धारा EC1 के कारण धनात्मक अर्धचक्र में लोड पर आउटपुट प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरे अर्धचक्र में Q2 का बेस धनात्मक होने के कारण चालन में होता है और Q1 ऋणात्मक होने के कारण कट ऑफ में हो जाता है। ठीक, इस प्रकार Q2 की कलेक्टर धारा IC2 के कारण ऋणात्मक अर्धचक्र पर लोड आउटपुट प्राप्त होती है। ठीक, तो पुश-पुल एम्पलीफायर के गुण और दोष देखेंगे हम अभी। यहाँ देखिए पुश-पुल एम्पलीफायर के गुण और दोष।
पुश पुल एम्पलीफायर के गुण देखिए, अधिक दक्षता होती है, अधिक पावर प्रदान करने की क्षमता, हार्मोनिक विरूपण कम करना, आरेखीय विरूपण कम करना, डीसी शक्ति के रिपल का प्रभावहीन होना, यानी कि डीसी शक्ति का जो रिपल है उसको कम करना। ठीक। नंबर पुश पुल प्रवर्धक के दोष। नंबर 1, 2 मैच ट्रांजिस्टर की आवश्यकता। ठीक, 2 मैच ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है। यदि ट्रांजिस्टर मैच्ड नहीं है तो दोनों अर्धचक्र में प्रवर्धन असमान हो जाता है। नंबर 2 देखिए, इस परिपथ में 2 समान व विपरीत ध्रुवता के वोल्टेज की आवश्यकता होती है, अतः पुश परिपथ में इस प्रकार के वोल्टता उत्पन्न करने हेतु ड्राइवर स्टेज होता है। ठीक है, ड्राइवर स्टेज होता है। नंबर 3, भारी व महंगे ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। ठीक, ये हमारा आज का टॉपिक था। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मुझे अभी कुछ अर्जेंट काम होने की वजह से मैं अभी आगे वीडियो नहीं बना सकता। आज के लिए मैंने सोचा लाओ आपके लिए बना दूं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और अपने कॉलेज फ्रेंड्स और सभी को बताएंगे। कल मैं आपके लिए जो पूरक समवर्ती शक्ति प्रवर्धक है उसके बारे में मैं आपके लिए बताऊंगा कि किस प्रकार से कार्य करता है। और ये जो पुश पुल एम्पलीफायर है, समझ लीजिए मोस्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है मोस्टली। ठीक है, थैंक यू।